हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे उत्पादन फलन के बारे में, जिसके लास्ट वीडियो और फर्स्ट वीडियो में हमने क्या जाना था? हमने जाना था उत्पादन फलन के बारे में। सबसे पहले हमने बात की थी कि फलन किसे कहते हैं। तो फलन किसे कहते हैं? स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध को फलन कहते हैं। जहां पर हमने बताया था कौन सा चर तो स्वतंत्र होता है, जो दायां वाला चर है वो तो होता है स्वतंत्र, और जो बायां वाला चर होता है वो होता है आश्रित। उसके बाद हमने बात की थी उत्पादन फलन की। तो स्वतंत्र और आश्रित चर, तो उत्पादन फलन में भी दो चर होते हैं। एक तो होता है स्वतंत्र, जो कि होता है उत्पादन के साधन, और आश्रित चर होता है उत्पादन। तो उत्पादन के साधन और उत्पादन में पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन। यही हमने बात की थी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन की मान्यताएं और विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं उत्पादन फलन की मान्यताओं के बारे में कौन कौन सी होती हैं। तो हमने क्या बात की थी? फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मान्यताएं क्या होती हैं। मान्यताएं कुछ दशाएं होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, जिसका किसी भी सिद्धांत के लागू होने के लिए पूरा होना आवश्यक है। तो उत्पादन फलन कब लागू होता है, उसके लिए कुछ मान्यताओं का पूरा होना आवश्यक है। ये मान्यताएं निम्नलिखित है। तो इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि उत्पादन फलन की मान्यताएं लिखिए, कोई 3 मान्यता लिखिए, कोई 4 मान्यताएं लिखिए। तो आपको सारी मान्यताएं याद रखनी है। तो आइए बात करते हैं। तो उत्पादन फलन की मान्यताओं में जो पहली मान्यता है वो है कि उत्पादन फलन के पूर्णतः सत्य सिद्ध होने के लिए कुछ दशाएं, शर्तें और मान्यताएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? कि उत्पादन की तकनीक स्थिर और दी हुई। पहली मान्यता क्या है? कि जो उत्पादन करने में जो हम तकनीक काम में ले रहे हैं वो स्थिर होनी चाहिए। अर्थात जो हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, चाहे हम कृषि के क्षेत्र में हैं या फिर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं, तो उसमें जो भी टेक्निक हमने ले रहे हैं हम काम में, वो स्थिर होनी चाहिए और वो पहले से दी हुई होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम तकनीक बदल देंगे और जो हम टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं उसे बदल देंगे, तो क्या होगा? उत्पादन फलन ही बदल जाएगा। तो इसलिए तकनीक कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। ये पहली मान्यताएं हैं। दूसरी मान्यता क्या है? उत्पादन फलन का संबंध निश्चित समयावधि से होता है। देखो बच्चों, याद रखना कि जो उत्पादन फलन है वो एक प्रवाह है, ना कि एक स्टॉक और प्रवाह के बारे में हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्टॉक का मतलब तो होता है निश्चित समय बिंदु से, ठीक है, जबकि प्रवाह का मतलब होता है निश्चित समय अवधि से। तो जो उत्पादन फलन है वो एक अवधि से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो 1 महीने की हो, चाहे वो 1 वर्ष की हो। तो उत्पादन फलन क्या है? एक समय अवधि, क्योंकि उत्पादन एक समय अवधि में होता है। ठीक है, हमने उत्पादन के साधन लगाए तो उसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा? उत्पादन प्राप्त होगा। तो एक अवधि में ही तो प्राप्त होगा। तो इसका संबंध किससे होता है? निश्चित समय अवधि से। और इसी कारण इसको 2 भागों में बांटा है समय के हिसाब से, एक तो अल्पकाल और एक दीर्घकाल, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो दूसरी मान्यता आपको याद रहेगी कि उसका संबंध किससे होता है? उत्पादन फलन का निश्चित समयावधि से। यही यहाँ पर है। तीसरा है साधनों की कीमतें पहले से दी हुई होती है। अर्थात साधनों की जो कीमतें हैं वो भी स्थिर रहती हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि उत्पादन की मात्रा 2 बातों पर निर्भर करती है। एक तो उत्पादन के साधनों की कीमतें, और एक उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध पर। तो जो उत्पादन के साधनों की कीमतें हैं वो उत्पादन को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। आप इस बात से तो अग्री होंगे ही ना, क्योंकि उत्पादन के साधनों की कीमतें यदि बढ़ जाती हैं तो उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उत्पादन कम हो जाएगा तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। हमने बात की थी इसकी। तो उत्पादन के साधनों की कीमतें यदि स्थिर ना मानकर हम परिवर्तित मानेंगे तो उत्पादन क्या होगा? फ्लक्चुएट होता रहेगा ना। तो इसीलिए उत्पादन के साधनों की कीमतें कैसी दी हैं? स्थिर दी हुई है, तभी उत्पादन फलन लागू होगा। अगला है उत्पादन के साधन समरूप। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उत्पादन के जो भी साधन हम काम में लेते हैं वो समरूप होने चाहिए। जैसे कि हमने एक श्रम काम में लिया और उसके बाद हम दूसरा श्रम काम में ले रहे हैं, तो जैसा पहला श्रम है वैसा ही दूसरा श्रम होगा। अर्थात जो श्रमिक हैं उनकी कार्यकुशलता, उनकी दक्षता दोनों बराबर होगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा ही होगा यहाँ पर कि साधन कैसे होने चाहिए? समरूप होने चाहिए। श्रम की जैसी पहली इकाई है वैसे ही दूसरी इकाई होनी चाहिए, वैसे ही तीसरी। ऐसे भूमि की जैसी पहली इकाई है
वैसी दूसरी, वैसी तीसरी, अर्थात साधन कैसे होनी चाहिए, समरूप होने चाहिए। ये इसकी अगली मान्यताएं हैं। तो आपको सारी मान्यताएं समझ में आ रही हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन संभव। अब ये ध्यान रखना, उत्पादन के साधनों की कीमतें तो स्थिर रहेंगी, लेकिन उत्पादन के साधनों में परिवर्तन संभव है। जैसे हमने बात की कि भूमि की पहले एक इकाई काम में ली, फिर हमने दूसरी ली, फिर तीसरी ली, फिर चौथी ली। कहने का मतलब है भूमि की, श्रम की, पूंजी की, ये हम आगे बात करेंगे कि कितनी बदल सकते हैं, कितनी नहीं बदल सकते, किसको बदल सकते हैं, किसको नहीं बदल सकते, लेकिन साधनों में परिवर्तन संभव है, साधनों की कीमतों में परिवर्तन संभव नहीं है। यहाँ ये जो डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, कि उत्पादन के साधनों में तो क्या कर सकते हैं हम, परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि साधनों में परिवर्तन करेंगे तभी तो उत्पादन में बदलाव होगा। तो साधनों में परिवर्तन संभव है। अगला, फर्म का उद्देश्य लाभ या उत्पादन अधिकतमकरण। ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं कि उत्पादन के संबंध में क्या होता है, किसी भी फर्म का उद्देश्य क्या होता है, अपने लाभ को अधिकतम करना, उत्पादन को अधिकतम करना, ठीक है। चाहे वो क्या करेगा, उसके लिए उत्पादन के कितने साधनों की आवश्यकता होगी, उसको उत्पादन के साधनों की कीमतें वो क्या देखेगा, कितना उत्पादन करेगा, ये सब किस पर डिपेंड करता है, फर्म पर, क्योंकि उससे तो क्या काम है, अपने लाभ को अधिकतम करना, ठीक है बच्चों। ये इसकी अगली मान्यता हो गई। साधनों का प्रतिस्थापन एक सीमा तक ही संभव। प्रतिस्थापन क्या होता है, एक के स्थान पर दूसरे को प्रयोग में लाना। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक तो हम श्रम की इकाई काम में ले रहे हैं, एक हम पूंजी की इकाई काम में ले रहे हैं। तो हम श्रम की जगह पूंजी को काम में लेते हैं। भाई हम इस सोचते हैं कि श्रम की जगह हम मशीन से काम चला लें। यदि हम किसी श्रमिक को ना काम पे लगाकर पूंजी को काम में लगा लें, तो पूंजी को भी हम एक सीमा तक ही प्रतिस्थापन कर सकते हैं, या फिर पूंजी की जगह श्रम को भी एक सीमा तक ही प्रतिस्थापन कर सकते हैं। इन दोनों के बीच पूर्ण प्रतिस्थापन संभव नहीं है। आगे बच्चों समझ में, तो यहाँ पर यही है कि साधनों का प्रतिस्थापन एक सीमा तक ही संभव है, ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है, अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों की पूर्ति कैसी होती है, बेलोचदार। हम आगे पढ़ेंगे कि अल्पकाल और दीर्घकाल दो प्रकार के उत्पादन फलन होते हैं। अल्पकाल में क्या होते हैं, कुछ साधन होते हैं स्थिर, कुछ साधन होते हैं परिवर्तनशील, क्योंकि अल्पकाल समय की छोटी अवधि होती है। तो छोटी अवधि में स्थिर साधन, जो स्थिर साधन होते हैं ना, उनकी पूर्ति होती है बेलोचदार, अर्थात उनकी पूर्ति में परिवर्तन करना संभव नहीं है। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि अल्पकाल में स्थिर साधनों की पूर्ति बेलोचदार होती है, जबकि परिवर्तनशील साधनों को आप परिवर्तित कर सकते हैं। अल्पकाल में स्थिर साधनों की पूर्ति कैसी होगी, बेलोचदार होगी। आगे बच्चों समझ में, तो ये सब थी उत्पादन फलन की मान्यताएं। अब हम बढ़ते हैं उत्पादन फलन की विशेषताओं की तरफ पे। बच्चों आपको यहाँ पर तक समझ में आ गए होंगे, सारी मान्यताएं आपको याद रखनी है। तकनीक स्थिर रहती है, उत्पादन के साधनों की कीमतें स्थिर रहती हैं, उत्पादन साधन परिवर्तनशील होते हैं, समझ में आया। अब आपको विशेषताओं के बारे में भी जानना होगा कि विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो विशेषताएं और मान्यताएं लगभग इक्वल से, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप इसको आराम से कर पाएंगे। कि एक अभियांत्रिकी संकल्पना है, उत्पादन फलन एक अभियांत्रिकी, एक टेक्निकल वर्ड, एक अभियांत्रिकी संकल्पना है, जिसमें हम उत्पादन और उत्पादन के बीच पाए जाने वाले संबंध की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। इसके बाद है साधनों व उत्पादन के प्रवाह से संबंधित। मैंने आपको बताया था ना, एक तो स्टॉक होता है, एक प्रवाह होता है। तो ये उत्पादन फलन क्या है, प्रवाह से संबंधित, क्योंकि एक निश्चित समय अवधि की बात करता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, साधनों और उत्पादन का क्या है, प्रवाह। क्योंकि साधनों को लगाते हैं, उसके फलस्वरूप क्या होता है, उत्पादन होता है। तो यह एक समय अवधि की बात हो रही है। मैंने बताया था जैसे 1 महीना, 1 वर्ष, तो ये किससे संबंधित होता है, साधनों और उत्पादन के प्रवाह से संबंधित। निश्चित समय अवधि से संबंधित, वही बात हो गई। समय अवधि की बात होगी तो क्या होगा, प्रवाह। तो ये क्या है, एक निश्चित समय अवधि, जैसे 1 महीना, 1 वर्ष, इससे संबंधित होता है। साधनों का प्रतिस्थापन संभव, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर क्या होता है, उत्पादन के साधनों को एक दूसरे की जगह प्रतिस्थापित किया जा सकता है। श्रम की जगह पूंजी को, पूंजी की जगह श्रम को, और हाँ, एक श्रम की जगह दूसरे श्रम को भी काम में ले सकते हैं। एक पूंजी की जगह दूसरी पूंजी की इकाई को भी काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से साधनों का प्रतिस्थापन संभव है। इसके बाद है तकनीकी ज्ञान क्या होता है, दिया हुआ होता है। वही तकनीकी हमने बात की थी उसमें मान्यताओं में कि तकनीकी स्थिर होती है, दी हुई होती है। तकनीकी को हम बदलते हैं तो उत्पादन फलन भी क्या होता है, बदल जाता है। इसके बाद है साधन व उत्पादन की कीमतों से संबंधित नहीं।
उत्पादन के साधनों की जो कीमतें हैं उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, वो स्थिर रहेंगी, क्योंकि उत्पादन के साधनों की कीमतें बदलने से लागत भी बदल जाएगी, जिसके फलस्वरूप उत्पादन बदल जाएगा। तो साधनों की कीमतों को क्या रखना है, स्थिर रखना है। यही उत्पादन फलन की विशेषताएं हैं। आगे के लिए है कि साधन व उत्पादन की भौतिक मात्रा से संबंधित। यहाँ पर हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पर हम कीमतों को शामिल नहीं करते, बल्कि उनके मात्रात्मक संबंध को देखते हैं कि कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के साधन को कितनी मात्रा में लगा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कितनी मात्रा में क्या हो रहा है, उत्पादन। तो यहाँ पर हम मात्रा को शामिल करते हैं, ना कि उनकी कीमतों को। समझ में आया? यहाँ पर हम केवल मात्रा की ही बात करेंगे। और ये जो उत्पादन फलन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक होता है दीर्घकालीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था समय अवधि, समय अवधि से संबंधित होता है। समय अवधि भी दो प्रकार की होती है, तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन, जिसके बारे में हम आगे काफ़ी बार चीज़ें पढ़ेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन में डिवाइडेड होती है। तो इस प्रकार उत्पादन फलन भी दो प्रकार का होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि अल्पकाल में स्थिर साधनों की पूर्ति कैसी होती है, बेलोचदार होती है, क्योंकि स्थिर साधन को हम इजी से बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। और दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि दीर्घकाल समय की लंबी अवधि होती है जिसमें बहुत सारे साधन हम काम में ले सकते हैं। तो दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, जबकि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। और इन दोनों के आधार पर एक पूरा टॉपिक बनता है अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक बनता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिनको कि हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, उत्पादन फलन की मान्यताएं। आपको समझ में आ गई होंगी कि हमने बहुत सारी मान्यताएं देखी और उत्पादन फलन की विशेषताएं। ये सारी मान्यताएं और विशेषताओं को आपको याद रखना है। और आपने एक चीज तो नोट की होगी, कुछ जो मान्यताएं हैं वही किस में आ रही हैं, विशेषताओं में। तो आपको याद रहेंगी ना ये सारी चीजें। अब आगे की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अल्पकालीन उत्पादन फलन के बारे में, कि अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, कौन से नियम इसमें लागू होते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।